बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। इसमें हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स की इंट्रोडक्शन, इसका जनरल स्ट्रक्चर, इसकी क्लासिफिकेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि वो सिंपल शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं पॉलीमर्स, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं हमारे पास। इस तरह प्रोटीन्स में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं जो कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर होती हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड विद ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू जॉइंट टू इट्स नेबर बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था कि वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और हमने उसकी फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा होगा उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है रेजिड्यू। रेजिड्यू आपको मालूम होगा कि जब कोई चीज़ एक रिएक्शन के दौरान कुछ भी बच जाता है हम उसके लिए लफ्ज़ रेजिड्यू यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर। द टर्म रेजिड्यू रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर व्हेन वन अमाइनो एसिड इज जॉइंड टू अनदर। Proteins can be broken down, hydrolyzed to their constituent amino acids by a variety of methods, and the earliest studies of proteins naturally focused on the free amino acids derived from them. 20 different amino acids are commonly found in proteins. The first to be discovered was asparagine in 1806. The last one of the 20 to be found was threonine, was not identified until 1938. All the amino acids have trivial or common names, in some cases derived from the source from which they were first isolated. Asparagine was first found in asparagus and glutamate in wheat gluten. Tyrosine was first isolated from cheese. Its name is derived from the Greek tyros, means cheese, and glycine, Greek glykos, means sweet, was so named because of its sweet taste. तो यहाँ पे मुख्तलिफ नेम्स दिए गए हैं, उनका ओरिजिन दिए गए। तो ये चीज़ें आसान सी हैं, आपको सिर्फ मेमोराइज़ करना होंगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन होता है जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच हैं। यहाँ पे देखें, इस कार्बन को क्या नाम दिया जाता है? अल्फ़ा कार्बन। इसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप। ये किसी भी अमाइनो ग्रुप की पहचान होती है, अमाइनो एसिड की पहचान है। एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना और एक अमाइनो ग्रुप का मौजूद होना। एक साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं और एक साइड पे हमारे पास आर ग्रुप है। आर हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कोई एरोमेटिक चेन हो सकती है या फिर एलिफेटिक चेन हो सकती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हर जगह पे आर ग्रुप होगा एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन इज अ साइक्लिक अमाइनो एसिड। इसमें यहाँ पे हमारे पास एच की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? एक साइक्लिक रिंग होगा। नेक्स्ट जाके हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। नंबरिंग हमारे पास 2 तरह की कन्वेंशन है। एक हमारे पास ग्रीक कन्वेंशन है जिसमें हम अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल, ईटा इस तरह के हम वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली ये ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। ये तो हमने पढ़ लिया। तो जो उसके नेक्स्ट जितने भी मेंबर्स हैं उसको फिर इस सीक्वेंस से नाम देते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड ईटा। लेकिन ये तो ग्रीक कन्वेंशन है। इससे ज़्यादा जो अब मोस्टली यूज़ होती है वो कौन सी है? नंबरिंग होती है। नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं? इसका रूल है ऐसा, मोस्टली हम उस एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं जिसके साथ जो ग्रुप्स अटैच है उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास N है, तो 1 2 3 4 सिंपल नोमेनक्लेचर। ये चीज़ें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हम इसका नोमेनक्लेचर तो नहीं करना, लेकिन मोस्टली जहाँ पे नाम लिखा होता है तो वहाँ पे उसकी पोजीशन दी गई होती है, चाहे वो ग्रीक कन्वेंशन में हो चाहे फिर इस तरह नंबरिंग में हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी अमाइनो ग्रुप कहाँ पे मौजूद है? 6 पोजीशन पे। तो बस थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है।
अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स हैं, उनका एब्रीवेशन, उनको सिंबल्स किस तरह उसको डिनोट किया जाता है चार्ट फॉर्म में, उनके मालिक्यूलर वेट, उनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं, हम बारी बारी देखते हैं। तो यहाँ पे देखें आर ग्रुप की बुनियाद पे हमारे पास मुख्तलिफ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सेम थी जो हमने 3 पढ़ी थी, एक एक्सेप्शन थी प्रोलीन में जो जनरल स्ट्रक्चर हमने उसका पढ़ा था। आर ग्रुप चेंज होगा, अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें ग्लाइसिन है, अब हमने इसका नाम इसको कैसे देना है, इसकी एब्रीवेशन है, 3 लेटर पहले होते हैं GLY यहाँ पे, और उसका पहला लेटर उसके आगे एक सिंबल आ जाएगा, तो ये इसका मुकम्मल नोमेनक्लेचर है। तो ये ग्लाइसिन एक छोटी 3 वर्ड्स के 3 लेटर एब्रीवेशन है, और उसके बाद एक लेटर, ये मुकम्मल इसका क्या होगा, सिंबल होगा। एलानिन के लिए देखें ALA फर्स्ट 3 लेटर्स प्लस इट्स फर्स्ट लेटर A। सिमिलर जनरली देखते हैं, यहाँ भी देखें ट्रिप्टोफैन है तो फर्स्ट TRP लिखा हुआ है और नेक्स्ट इसके आगे W है, तो ये इसके मुकम्मल सिंबलाइजेशन है, ये आपको करनी होगी, याद होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट इनके मालिक्यूलर वेट्स लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं pKa वैल्यू। अब pKa वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास यहाँ पे, आप देखें 3 ग्रुप लगी हुई हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन अपना डोनेट कर सकते हैं। पी क्या होते हैं, एसिडिक आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, तो ये हमें बताता है एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में, जितनी pKa वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ होगी। तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये एज एसिड बिहेव करेगा। साथ हमारे पास प्रोटोनेटेड अमाइन है, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एज एसिड बिहेव कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप में भी कुछ ऐसा ग्रुप हो सकता है जो कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कहीं भी किसी रिंग में या NH2 या इस तरह का ग्रुप हो, तो वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि वो भी प्रोटॉन या एक्सेप्ट कर सकता है या फिर डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनरल देखें, अब यहाँ पे क्योंकि एसिडिक, ये तो एसिडिक ग्रुप है, इसके साथ इंडक्टिव फैक्ट अगर आप इसका काउंट करें और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट, तो उसे हमें पता है कि इसका ये वाला क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसलिए यहाँ पे सब में आप देखें इसकी पी के वैल्यू बहुत कम है, मैं पहले बता चुका हूँ जितनी पी के वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट इस तरह अमाइनो ग्रुप है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसलिए इसकी PK2 या जो पी के वैल्यूज हैं फॉर अमाइनो ग्रुप वो बहुत हाई है, और बहुत हाई होने का मतलब क्या है, ये वीक एसिडिक होगा, तो ये इतना आसानी से प्रोटॉन नहीं दे सकता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो नेक्स्ट आप देखें PL, व्हाट इज़ PI, सॉरी PI या PL, लेकिन ये PI है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पे एक एसिड में जो प्रोटॉन होते हैं जो कार्बोक्सिलिक से अमाइनो ग्रुप की तरफ मूव करके जाता है, माइग्रेट करके जाता है, और ज्विटर आयन की फॉर्मेशन होती है। ज्विटर आयन आपको पता होना चाहिए, जब हमने जो उसके पहले स्ट्रक्चर पढ़े थे इधर, यहाँ पे देखें ये ज्विटर आयन की शक्ल में है, यहाँ पे पहले हाइड्रोजन जो लगा हुआ था वो मूव करके यहाँ पे आ जाता है अमाइनो NH2 के पास, तो NH3 पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ऐसा पॉइंट, ऐसी pH जिस पे ये H मूव ना करे और मालिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में हो, उस पॉइंट को बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। तो ये हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है, तो ये क्या है, ये नीचे जो वैल्यू दी गई है ये इसकी मुख्तलिफ pH हैं, जिस pH पे जो अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं। तो ये सारी जो हमारे पास है ये क्या है, वो pH है जिस पे ये अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोपैथी इंडेक्स। व्हाट इज हाइड्रोपैथी इंडेक्स, हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक हाइड्रोफोबिक नेचर और एक हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो वाटर को रिपेल करती है या वाटर के साथ एफिनिटी नहीं रखती, जबकि हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर के साथ अफेक्शन रखता हो उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है, और कहीं पे आप ये नेगेटिव वैल्यूज़ देखें, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव है, और बाकी कुछ क्या है, पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देखेंगे या आप खुद डिटेल में स्टडी करें कि ये नेगेटिव, अच्छा अब ये नेगेटिव किसको डिनोट कर रही होती हैं और पॉजिटिव किसको डिनोट कर रही होती हैं। कुछ चीज़ें जो एक्वस एनवायरनमेंट को की तरफ जाती हैं वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, मुझे इसकी कन्वेंशन भूल गई कि नेगेटिव किसके लिए था और पॉजिटिव किसके लिए था, लेकिन ये चीज़ें आप डिटेल में बुक में लिखा हुआ होगा, लेनिंजर
प्रिंसिपल्स जो बुक है आपके पास बायोकेमिस्ट्री की, आप उससे ये फॉलो कर सकते हैं। ये टेबल वहाँ से लिया गया। तो ये उसको बता रहा है कि वो वाटर एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ अफेक्शन रखता है या फिर नॉन एक्वस और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की तरफ ज़्यादा अफेक्शन रखता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव उसको डिनोट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सक्रेंस इन प्रोटीन्स है। अच्छा, यहाँ पे जो 20 अमाइनो एसिड्स है ना, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं लेकिन वो प्रोटीन्स में ना होने के बराबर पाए जाते हैं। तो इसलिए मोस्टली हम ये 20 का भी जिक्र करेंगे जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे पास ये उसकी अक्रेंस है कि प्रोटीन्स में इनकी कितनी परसेंटेज होती है। तो ये थी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, इसकी एस्टिक वैल्यू और इसका मालिक्यूलर वेट, इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, हाइड्रोपैथी इंडेक्स और फिर इसकी अक्रेंस इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में उसकी कन्वेंशन पढ़ी थी, जिसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है एल फॉर्म और डी फॉर्म। अब एल फॉर्म क्या थी और डी फॉर्म क्या थी, ये देखें वही ग्लाइसरल्डिहाइड का फार्मूला है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे लगा हो उसको हम डी कन्वेंशन बोलते हैं, और जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल ग्लाइसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, यहाँ पर हम अमाइनो ग्रुप लेंगे। तो यहाँ पे ये CH3 देखें, यहाँ पे तो एलेनिन है, तो एलेनिन में हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मिथाइल ना हो, कोई भी चैनल आप आर कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ भी CH3 के अलावा चेंज हो सकती हैं, जो हम आगे जाके स्ट्रक्चर सारे अमाइनो एसिड्स के पढ़ेंगे, जो हमने पीछे 20 नेम्स पढ़े। तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप कंसिडर करें। अगर आपका अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो आप देखें ये उसके साथ, अब मैंने पहले ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि एल और डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कंपैरेटिव है। एक चीज़ को स्टैंडर्ड दिया गया है और वो स्टैंडर्ड क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड के दो आइसोमर हैं डी एंड एल। इसको हमने स्टैंडर्डाइज कर लिया है, तो आप बाकियों को उसके साथ कंपेयर करें। अगर अमाइनो लेफ्ट पे है तो ये एल फॉर्म है, और अगर यहाँ पे ये हमारे पास डी है तो मोस्टली ये डी फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखें, सिवाय एक आइसोमर के, सिवाय एक अमाइनो एसिड के जिसमें दोनों जगहों पे एच लगा हुआ था, स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन सा है वो। यहाँ पे देखें ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में दोनों साइडों पे हमारे पास सेम एटम्स हैं, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो ये एल एंड डी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गई है। तो नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डी एंड एल कन्वेंशन है ये ज़रूरी नहीं है कि ये लीवो और डेक्स्ट्रो भी उसको डिनोट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एल एलेनिन लीवो रोटेटरी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जितने एल आइसोमर्स होंगे या एल कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी लीवो रोटेटरी हों, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये लीवो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बताता कि उसकी किस साइड पर रोटेशन करवाएगा, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होगा, तो उसके लिए आर एंड एस सिस्टम अलग से मौजूद है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी अमाइनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो आप उसका आर एंड एस सिस्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को, आप वहाँ से वो नोट्स देखें, तो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 वो क्या है, नॉन पोलर एंड एलिफेटिक आर ग्रुप। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन आर ग्रुप। तो पहले क्या है, नॉन पोलर एंड एलिफेटिक आर ग्रुप। हमारे पास यहाँ पे देखिए जितने भी ये जो नीचे सर्कल हुआ पड़ा है ना पिंक कलर में, तो ये सारे के सारे हमारे आर ग्रुप्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो सबसे पहले देखें ग्लाइसिन में दोनों साइडों पे एच लगा हुआ है। एलानिन में क्या है, हमारे पास आर इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप। और प्रोलीन में क्या है, जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोलीन में। तो ये अमाइनो ये देखें, अब ये सेकेंडरी अमाइन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं, जब एक फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच हो जो मजीद 2 कार्बन से अटैच हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एन के ऊपर 2 कार्बन अटैच हैं तो इसलिए इसको सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है वेलिन। वेलिन में हमारे पास कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप से लगा हुआ है। हमारे पास मिथायोनिन में कौन से हैं, अब यहाँ पे देखें सल्फर ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसको थायो ईथर लिंकेज भी बोलते हैं क्योंकि ईथर लिंकेज में क्या होता है, सी ओ और सी, इसको हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। और अगर यहाँ पे सल्फर आ जाए तो इस लिंकेज को क्या बोला जाता है, थायो ईथर लिंकेज। तो नेक्स्ट आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। तो ये चीज़ें आपने मेमोराइज करनी है और ये याद रखना है कि ये जो
7 अमाइनो एसिड्स हैं, ये नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये सारे नॉन पोलर हैं तो ये सारे कौन सा इंटरेक्शन शो करेंगे, हाइड्रोफोबिक। ये सारे क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे, वाटर रिपेलेंट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक आर ग्रुप, ये हमारे क्लासिफिकेशन नंबर 2 है। तो इसमें हमारे पास आर ग्रुप किस में कन्वर्टेड है, इसमें देखिए सिंपल हमारे पास ये बेंजीन है, उसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, फिनाइल एलानीन है। ये एलानीन का डेरिवेटिव है, क्योंकि एलानीन में क्या था हमारे पास, यहाँ पे देखें मिथाइल ग्रुप था, इसी मिथाइल ग्रुप के ऊपर क्या चीज़ अटैच हो गई, यहाँ पे बेंजीन अटैच हो गया, तो ये फिनाइल एलानीन है। नेक्स्ट हमारे पास टायरोसिन और ये ट्रिप्टोफैन। अब ये भी काफ़ी हद तक तो क्या है, नॉन पोलर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे है जो कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, जो वाटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर शो करते हैं। इस तरह ट्रिप्टोफैन में क्योंकि एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन की वजह से ये बॉन्ड इसका पोलर है, तो ये भी पोलर कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट आप लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, तो जिसमें कंजुगेशन होती है। अब यहाँ पे देखें कंजुगेशन है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, तो ये यूवी रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से ये अमाइनो एसिड्स की फिनाइल एलानीन भी करता है, लेकिन टायरोसिन में क्योंकि ये साथ कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, आपने क्रोमोफोर्स या क्रोम्स पढ़े होंगे, जो इसको मतलब हायर इंटेंसिटी की तरफ, हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इनकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है यूवी रीजन में। तो ये अमाइनो एसिड्स की करेक्टराइजेशन में एक इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, क्योंकि इनकी ये जो वैल्यूज़ हम इसे करेक्टराइज कर देते हैं प्रोटीन में कि ये कौन कौन सा अमाइनो एसिड है, क्योंकि हर अमाइनो एसिड की अपनी ये वैल्यू होगी, और ये करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। अब हमारे पास पोलर ग्रुप्स हैं, पहले हम नॉन पोलर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे थायो ग्रुप है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, यहाँ पे सिस्टीन में तो ये पोलर होंगे। नेक्स्ट इस तरह हमारे पास ग्लूटामीन और एस्पैराजीन में भी कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप हैं, जिस वजह से ये हाइड्रोफिलिक हैं और पोलर हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, ये जो सिस्टीन है, ये सिस्टीन अपने ही एक और ऐसे मोनोमर के साथ मिल के एक थायो ईथर लिंकेज बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह का एक और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर सिस्टीन लग जाता है, और इसको बोलते हैं सिस्टाइन। आप ये बुक में देखेंगे, सॉरी मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, इससे कोशिश करते हैं, बाकी स्पेलिंग सारे सेम है, सिर्फ यहाँ पे आई आते हैं, यहाँ पे ई आई है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आई आ रहे हैं, सिस्टीन CYSTIN। तो यहाँ पे आप देखें एस्पैराजिन है और ग्लूटामाइन है, ये हम जो लिस्ट देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ देखें अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया है, तो यहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो जाती है, OH। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, समझिए ये अमाइनो ग्रुप तो निकल जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे भी, और इस तरह यहाँ पे भी कर लें तो फिर जैसे ही वो आयनाइज होता है, क्योंकि अगर एक pH उसकी ऐसी है कि वो H दे देता है, तो वो किस शक्ल में होगा, इसमें। यहाँ पे देखें सेम स्ट्रक्चर है सारा, सिर्फ यहाँ पे O नेगेटिव आ जाता है, अगर साथ H लगा दें तो फिर वो H कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा। तो ये एस्पैराजिन था और ये एस्पार्टेट है, एस्पैराजिन एंड एस्पार्टेट। तो एस्पार्जिन क्या है, उसका अमाइड है, क्योंकि इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, अमाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी है, तो हम क्या बोलेंगे, एस्पैराजिन इज अमाइड ऑफ एस्पार्टेट एंड ग्लूटामाइन इज अमाइड ऑफ ग्लूटामेट। तो इसके हाइड्रोलिसिस के बाद एस्पार्टेट और ग्लूटामेट रिस्पेक्टिवली बन गए। तो ये था बेटा आपके बेसिक्स, इसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ली है, जनरल स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, जो हमने उस हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिक नेचर इसकी देखी है, इनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स देखे हैं, इनकी SPK वैल्यूज़ देखी हैं। तो इनके नाम आप कोशिश करिएगा लाजमी याद करें, और अमाइनो एसिड की मज़ीद एक और क्लासिफिकेशन, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसे जो बॉडी में पाए जाएँ वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और जो फूड के ज़रिए से हमें लाजमी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की, तो उनको हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो ये अब आप लोगों ने थोड़ी सी ये भी सर्च कर लेनी है कि अमाइनो एसिड्स एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, और आपने ये भी अलग से साथ इसके मेंशन कर लीजिएगा जहाँ भी ये 20 लिखी हुई हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकती हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।